तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ, नमस्ते, मोस्ट वेलकम, है ना। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, है ना भैया। वॉइस वगैरह आ रही है ना भाई। चलो एक बार ऑल डन का किसी का दिख जाए मेरे को बस। ओके, ऑल डन, थैंक यू। देखो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 WIPO द्वारा जारी पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं। हम WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कब बना है 1967 में। कहां पर हेडक्वार्टर है, जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो अगर आप देखोगे इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डेरेन टैंग। कौन हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, डेरेन टैंग हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, डेरेन टैंग। और आपको क्या लगता है कि इसमें से फर्स्ट स्थान आपको किसका मिला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से। तो स्विट्जरलैंड वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, स्वीडन वाले सेकंड पर है, अमेरिका वाले थर्ड पर है। और अगर आप देखोगे लास्ट में 139 पर है नाइजर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे लास्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, नाइजर 139 पर। तो हमारा फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक बताएं जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। अभी हमने देखा, ठीक है भाई, WIPO है ना भाई। WIPO कब बना है, 1967, अभी देखा है हमने जस्ट। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डेरेन टैंग हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब उसने जारी करी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 139 देशों पर। अच्छा, अब ये बताइए कि 2025 की जब ये रिपोर्ट आई है तो भारत आपको कितनेवें नंबर पर लगता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत है 38 पर। ओके, और 39 पर था लास्ट ईयर 2024 में, 2024 में। ठीक है, तो एक अंक ध्यान रखोगे, एक अंक क्या हुआ है, सही हुआ, सही हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मोहम्मद गौस का मकबरा, ये आपको कहां पर लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मोहम्मद गौस की बात कर रहे हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा आपको कहां पर देखने को मिलेगा। क्या ये दिल्ली के अंदर है, बुरहानपुर, आगरा, या फिर आपको लगेगा ग्वालियर के अंदर है। ये कब बनना शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था, जरा बताओ कब ये बनना शुरू हुआ है, 1606 में। और ये किसके गुरु थे, है ना भाई, ये तानसेन के गुरु थे। किसके, तानसेन के गुरु थे ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तानसेन के गुरु। तानसेन कहां के रहने वाले थे, ऑब्वियसली ग्वालियर के रहने वाले थे। और उनका रियल नाम क्या था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको कहां पर मिल जाएगा, ग्वालियर के अंदर देखने को मिल जाएगा, है ना। कहां लगा रहे हो, बुरहानपुर नहीं है भैया, ग्वालियर में है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस, उनका मकबरा 1606 में बनना शुरू हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर हो जाएगा, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1970 पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म, ये जरा बताइए कब हुआ, है ना भाई। अगर हम देखेंगे कहां हुआ है ये, 1970 में क्या मिल गया है, पद्मश्री मिल गया है। नाम क्या है, वी सत्यनारायण शर्मा, वी सत्यनारायण शर्मा नाम है। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, इनका संबंध किससे हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी से। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा जिले से चला है। कौन से जिले से चला है, कृष्णा जिले के। और कौन से गांव से चला है, कुचेलापुरम गांव से, या फिर आप कुचिपुड़ी गांव कह सकते हो। ठीक है भाई, है ना, कुचिपुड़ी गांव कह सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था, जरा बताओ क्या लगाओगे। किसका, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं हम, हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था। जरा बताइए क्या लगाओगे, सर्वश्रेष्ठ दूत कहा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर आप लगाओगे महात्मा गांधी है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद है। जरा बताओ, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, वो कहा था, ध्यान रखोगे, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है भाई, मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआत में तो कांग्रेस का सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए थे। किसके बन गए थे, मुस्लिम लीग के सदस्य बन गए थे। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले जी को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी।
किसकी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और इन्होंने अगर आप देखोगे 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना करी थी। किसकी करी थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? सोसाइटी की स्थापना करी थी। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसने लिखी है? जरा बताओ ये किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये किसने लिखी हुई है? कौन बच्चे बताएगा? शाबाश, कर सकते हैं। अगर हम देखें वो क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर आप लगाओगे मोहनदास करमचंद गांधी है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? गांधी जी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है भाई, ये गांधी जी की तो है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किसने करी है? इन्होंने ही करी है ना? अगर हम देखें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, है ना भाई, खादी बोर्ड की स्थापना ये किसने करी है? अगर आप देखोगे 1925 में गांधी जी ने ही तो करी है। गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की। ओके भाई, और ये 39वां सेशन था, ये बात ध्यान रखना, कांग्रेस का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम कब प्रारंभ हुए थे, है ना? अगर हम देखें किसकी? खेलो इंडिया स्कूल गेम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल गेम्स की बात कर रहे हैं, स्कूल गेम्स। देखो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम को स्कूल गेम्स के नाम से ही जाना जाता था, समझ गए? जब ये सबसे पहले 2018 में शुरू हुए थे ना दिल्ली के अंदर, तो इनको सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम को खेलो इंडिया स्कूल गेम ही बोला जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018 में पहला हुआ था। ओके भाई, 2018 में कौन सा हुआ? पहला वाला हुआ। और अब ये 7वें नंबर के हुए, कहां पर हुए? बिहार के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम। और जब ये बिहार में हुए हैं तो यहां पर 58 गोल्ड के साथ 158 पदक कौन लाया? वो लाया है यहां पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र रहा है टॉप पर। 39 गोल्ड के साथ 117 पदक कौन लाया? वो हरियाणा लाया, हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा। हरियाणा कौन से नंबर पर रहा? सेकंड नंबर पर। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, बिहार में तो ये हुआ भी था, तो बिहार की क्या पोजीशन रही? बिहार 15वें नंबर पर रहा है। बिहार 7 गोल्ड लाया और टोटल 36 पदक लाया। टोटल कितने लाया? 36 पदक लाया। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं पाकिस्तान ने किस अरब देश के साथ रक्षा समझौता किया जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? देख रहे हो पाकिस्तान को कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके, तो कौन सा है? कुवैत, इजराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया। किस देश के साथ रक्षा समझौता करा है उसने, है ना भाई? पाकिस्तान ने। ओके भाई, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ है। तो अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरेबिया के साथ करा है। उन्होंने बोला अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ तो हम मानेंगे पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। और ऐसा कह के उन्होंने अपना, है ना भाई, उन्होंने अपने पैसा बना लिया भैया। क्या अब हमें पैसा मिल जाएगा सऊदी अरब से अच्छा खासा? ठीक है भाई, और उसके बाद मिल भी गया, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये टेक्निक है पाकिस्तान वालों की, समझ गए? सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है वो कौन सा है? वो है रियाद, ये हो जाएगी राजधानी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सऊदी अरेबिया की। और ये पश्चिम एशिया में पड़ता है, ये देश पश्चिम एशिया का बड़ा देश है। ओके भाई, बड़ा देश है, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी लगती है आपको? जरा बताइए, हॉकी के मैदान की मानक चौड़ाई आपको कितनी लगती है? इसमें से क्या आपको लगेगी 50 मीटर या फिर 54.5, 55 या फिर 57? हम हॉकी के मैदान की बात कर रहे हैं, हॉकी के मैदान की बात कर रहे हैं। हॉकी का जो मैदान है 91.4 मीटर लंबा है। अब चौड़ाई जरा इसकी बताइए, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 मीटर वाले, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, खींच गए। सोच रहे थे बहुत देर के क्या हो सकता है और 11-11 इसमें क्या होते हैं? खिलाड़ी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 60 मिनट का गेम होता है, 60 मिनट का खेल होता है। हमारी हॉकी की जो पुरुष टीम है ओलंपिक में कितने पदक ला रखी है? वो ला रखे हैं 8 गोल्ड, है ना भाई, और 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 13 पदक ला रखे हैं ओलंपिक में। और हमने 1975 में हॉकी का विश्व कप भी जीता है। ठीक है भाई, हॉकी विश्व कप भी जीता है।
अच्छा, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई है? हॉकी इंडिया बना है ना भाई 2009 में, ये बात आप ध्यान रखोगे। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दिलीप तिर्की। कौन हो जाएंगे? दिलीप तिर्की हो जाएंगे। ठीक है भाई। पहले हॉकी इंडिया फेडरेशन था जो 1925 में बना था, उसको 2008 में खत्म कर दिया क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे। तो नई बॉडी बनाई गई हॉकी इंडिया करके। हॉकी इंडिया कब बना है? 2009 में। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? जरा बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद के बारे में जरा बताओ। देखो भाई, विधान परिषद हमारे संविधान के आर्टिकल 169 में है ना। और अगर आप देखोगे, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है। ये राज्य का अपर हाउस है, यानी कि राज्य का उच्च सदन है। इसको आप भंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अब जरा बताओ क्या लगाओ? ये देखो कैसे काम चलेगा। तो है 60 कौन लगा रहा है? ये नो, विधानसभा के लिए होता है 60। विधानसभा के लिए 60 होता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 500। समझ गए भाई? हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं। विधान परिषद, विधान परिषद में 40। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 40, ध्यान रखोगे कम से कम 40 जा सकते हो आप विधान परिषद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा विधान परिषद में जो राज्य की विधानसभा होती है, उसमें जो सीटें होती हैं किसी भी राज्य की, उसकी 1/3 सीट से ज्यादा ना होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 40। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महिला, है ना भाई, यूनाइटेड नेशन महिला की कार्यकारी निदेशक दूसरी बार किसको बनाया गया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? आपको पता है, एक तो है यूनाइटेड नेशन जो 1945 में बना था, एक वुमेन्स का भी बनाया गया था। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन एक तो है जो 1945 में बना है 24 अक्टूबर को, न्यूयॉर्क के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, यानी कि यूएसए के अंदर है उसका हेडक्वार्टर। ओके, अगर हम देखें, अब अगर आप देखोगे इसमें से क्या भाई, संयुक्त राष्ट्र वुमेन भी है एक, है ना, क्लियर हो जाएगा। एक है यूनाइटेड नेशन वुमेन, ये कब बना है? 2010 में। इसका भी हेडक्वार्टर वही है, न्यूयॉर्क में ही, यूएसए के अंदर। ये 2010 में बनाया गया है। और इसकी कौन बन गई है कार्यकारी निदेशक? सीमा बहेस, है ना भाई, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। कहां से बिलोंग करती है? जॉर्डन से। जॉर्डन से आती है। जॉर्डन एशिया का देश है, एशिया का देश, वहां से बिलोंग करती हैं। तो हमारा राइट आंसर है सीमा बहोस इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब किताब उल हिंद के लेखक थे? जरा बताओ कौन सी बुक के? अगर हम देखें किताब उल हिंद के बारे में जरा बताइए। ये जो किताब उल हिंद है ना, इसके बारे में जरा बताओ। अगर हम देखें, ये अलबरूनी है, मसूदी है, या फिर आप लगाओगे अब्दुल रजाक है, या फिर मार्को पोलो है। ये कौन सा हो जाएगा? सर हमारा राइट आंसर, ये लिखी गई है अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी। आपको पता है पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा चलन है अरबी भाषा का, लेकिन ये तो फारसी भाषा के लेखक है जिन्होंने इसको लिखा है। कौन? अलबरूनी। अलबरूनी फारसी भाषा के लेखक है, समझ गए? फारसी भाषा के लेखक के लिए जाने जाते हैं, और ये बरूनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, बरूनी कहां पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में, है ना भाई, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जहां पर बाबर का जन्म हुआ था। वहीं पर आपको बरूनी देखने को मिल जाएगा, बरूनी शहर। तो वहीं के ये रहने वाले थे। अजो नेक्स्ट पर। FII में एफ का क्या आपको तात्पर्य लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें इसमें से ये कौन सा है? FII में एफ का क्या तात्पर्य है? FII क्या है? ये फॉरिजिन, है ना, ध्यान रखोगे, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ठीक है, ध्यान रखोगे, फॉरिजिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ये तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? फॉरिजिन। FII में एफ का क्या मतलब हो गया? फॉरिजिन हो गया। इसका मतलब क्या है FII का? जैसे मान के चलो, है ना, कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है और वो किसी भारत की कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, उसको बोलते हैं FII। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोई व्यक्ति, है ना भाई, कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहकर, है ना भाई, भारत की कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, भारत की कंपनी में पैसा लगाना चाहता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, FII को शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। हमारा कौन सा हो जाएगा अगला, है ना भाई? अगला कहां पहुंच गए? बोलता है अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में जरा बताइए।
अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, कितना रुपया इसमें मिलता है? देखो, अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार यूएसए के, है ना भाई, ध्यान रखोगे, यूएसए के वाटर नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है, वाटर नेटवर्क के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें $25,000 की राशि दी जाती है, इतनी इसमें राशि दी जाती है। अब ये किसको मिला है जरा बताओ, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। कौन ए लगा रहा है? बी होगा, हिमांशु कुलकर्णी, पुणे के रहने वाले हैं। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, वहां से है ये। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है, जरा बताओ बेरी बेरी के बारे में भाई। अगर हम देखें ये बेरी बेरी के बारे में जरा बताइए। देखो, अगर आप देखोगे विटामिन बी और सी किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। विटामिन अगर आप देखोगे ए डी ई के, ये किस में घुलते हैं? ये वसा में घुलते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने आते हैं? 8 विटामिन आते हैं। उसके अलावा ए सी डी ई के ये हो गए 5, तो 8 और 5 13 टोटल हो गए। 13 टोटल है, बी कॉम्प्लेक्स में 8 है। लेकिन अगर हम बात करें बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? थाइमीन यानी कि विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B3 जिसको हम क्या बोलते हैं? नियासिन, उसकी कमी से पेलाग्रा होता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है? ओके, जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कोलकली है या फिर वेलकली है या फिर मोहिनीअट्टम है या फिर आप लगाओगे तिरुवा तिरकली है? ये कौन सा है? देखो, अगर आपसे पूछे कभी भी कि हमारे जो संस्कृत मंत्रालय है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, संस्कृत मंत्रालय है, उसके हिसाब से कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? आप बोलोगे सर 9, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 9। अगर आपसे पूछे संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से कितने हैं? संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से आप बोलोगे सर 8। कैसे भाई? चलो इसको देखते हैं। अगर आप देखोगे मोहिनीअट्टम को, मोहिनीअट्टम कहां का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य? आपको पता है केरल का है। आप बोलोगे कथक कहां, कथकली कहां का हो जाएगा? आप बोलोगे जी केरल का है। बोलोगे भरतनाट्यम कहां का है? भरतनाट्यम बोलोगे जी तमिलनाडु का है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, तमिलनाडु का। बोलोगे कुचिपुड़ी कहां का है? कुचिपुड़ी आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो ये 4 तो है दक्षिण में। ठीक है भाई, अब देखते हैं उड़ीसा का कौन सा हो जाएगा? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और फिर सतरिया कहां का हो जाएगा? सतरिया ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे, असम का। और मणिपुरी कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है भाई, और उत्तर भारत में कौन सा हो जाएगा? कथक, कथक कहां का हो जाएगा? ये आपको देखने को मिल जाएगा कथक यूपी में। तो हमारे पास ये 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए, किस हिसाब से? संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से, क्लियर है। लेकिन संस्कृत मंत्रालय कहता है 9 है, वो एक और काउंट करता है, वो कहता है जी 6 भी शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि संस्कृत मंत्रालय इसको भी देता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास, है ना भाई, अगर हम देखें लाला लाजपत राय है, या फिर आप लगाओगे मनवेंद्र नाथ रॉय है, श्रीपाद अमृत डांगे है, या फिर आप लगाओगे जवाहरलाल नेहरू है। देखो, ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास है ना, इसमें चुने जाने वाले पहले भारतीय थे M.N. रॉय। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, M.N. रॉय। ये कम्युनिस्ट क्या होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो इस चीज का समर्थन करते हैं कि सभी लोगों की सभी तक चीजों तक पहुंच होनी चाहिए। समझ गए? यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक अमीर आदमी बन जाए, बस वही हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वही जहाज में घूम रहा है, बाकी सब फुद्दू है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना भाई, सबकी बराबर समान तक पहुंच होनी चाहिए। कम्युनिस्ट वो होते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं जिन्हें यह अवार्ड 2025 में मिला है। जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें प्यारे मोहन है, मोहनलाल है, या फिर शाहरुख खान, या फिर चिरंजीवी। हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड देख रहे हैं जो 1969 में सबसे पहले देविका रानी को मिला था, देविका रानी। और इस बार जो है 71वें नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है भाई, 71वें नंबर के। तो इसी बार ये ध्यान रखोगे, इसी बार ये ध्यान रखोगे मोहनलाल जी को क्या मिल रहा? वो मिला, ध्यान रखोगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इज द राइट आंसर। ओके भाई, मोहनलाल को। ये जो आप दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देख रहे हो ना,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देख रहे हो, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनको 2023 के लिए मिला है, 2025 में मिला है, ठीक है। ऐसे ही मिथुन चक्रवर्ती को 2022 में, 2024 ध्यान रखोगे, 2022 के लिए 2024 में दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जो मोहनलाल हैं, ये कौन सी फिल्मों के हीरो हैं? ये कन्नड़ फिल्मों के, सॉरी कन्नड़ नहीं, मलयालम के, ठीक है भाई। कन्नड़ में भी इन्होंने कुछ पिक्चर करी है, लेकिन ये मलयालम के लिए ज्यादा फेमस है, मलयालम फिल्मों के लिए। मलयालम फिल्म कहां पर चलती है? केरला में चलती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इनके बाकी अवार्ड देखते हैं। 2001 में इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2019 में इनको पद्मा भूषण मिला था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 2009 में इनको, जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है ना, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या मिला था, इनको उपाधि दी गई थी, है ना भाई, आर्मी में इनको शामिल किया गया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। इन्होंने 400 से ज्यादा फिल्में की हैं, 400 से ज्यादा इन्होंने फिल्में की हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें सबसे कम जनसंख्या हमने ढूंढनी है, सबसे कम जनसंख्या को देखते हैं, आपको कौन सा हो जाएगा? मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, या फिर आप लगाओगे मिजोरम है? ये कौन सा है? अगर हम देखें भारत में सबसे कम आपको मिलेगी सिक्किम के अंदर। सिक्किम में कितनी है? 6,10,000 देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो वो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। और मिजोरम में आपको कितनी मिलेगी? 10 लाख प्लस मिलेगी। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, वहां मिलेगी आपको 13 लाख प्लस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सिक्किम इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिक्किम इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या राष्ट्रीय वित्तीय, या फिर राष्ट्रपति शासन, या फिर आप लगाओगे आंतरिक आपात है? कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बताओ इसमें से कौन सा एक राइट आंसर सही लग रहा है? शुरू में कुछ और कह रहा है, फिर बाद में कुछ और कह रहा है, ठीक है भाई। अगर हम देखें इसमें से भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने पर, तो हम वहां पर कौन सा लगाएंगे? वित्तीय आपात, जो कि आर्टिकल 360 में आता है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है, ठीक है भाई। 360 में आता है, जो कि अभी तक लगा नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे। वित्तीय आपात हमारे देश में अभी नहीं लगा है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI किस शहर में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का आयोजन करेगा? देखो, जैसे क्रिकेट में वुमेन्स के लिए वुमेन प्रीमियर लीग होती है ना, जैसे वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में शुरू हो गई थी, जैसे पुरुषों के लिए IPL है ना भाई, ध्यान रखोगे, 2008 में शुरू हो गया था, है ना। ऐसे ही अब तीरंदाजी संघ क्या करेगा? भारतीय तीरंदाजी संघ किस शहर में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग शुरू करेगा? हो भी गई है, ठीक है भाई। तो ये दिल्ली में हुई है, 2 से 12 अक्टूबर के बीच में हुई है ना भाई, 2025 में हुई है पहली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। AAI के जो अध्यक्ष है वो कौन है? आधव अर्जुन है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, आधव अर्जुन इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे AAI के, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? जरा बताओ क्या लगाओगे? रजिया के बारे में बताना है, ठीक है भाई। अगर हम देखें इसमें से रजिया का जो शासनकाल है वो 1236 से 1240 के बीच में रहा है, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का रहा है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी, और उसने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया उसने, समझ गए। और 1236 में जब उसकी डेथ हो गई, तो उसका एक रुकमनुद्दीन फिरोज नाकाम शासक था, वो गद्दी पे बैठ गया। उसकी माता शाह तुर्कान ही ढंग में शासन चलाती थी। रजिया को यह बात बुरी लगती थी कि यार मुझे शासन बनना चाहिए, अपने पिता के बाद मैं कामयाब लड़की हूं एक, ठीक है। तो अब रजिया को सुल्तान बनना था भाई दिल्ली सल्तनत का, तो उसने दिल्ली के तुर्क सरदारों से मदद मांगी कि मुझे बनाइए, बना दिया गया इसको। तो ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। इसका मकबरा आपको कहां पर? कैथल में देखने को मिल जाएगा, हरियाणा में। बोलता है, MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? MS सुब्बलक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। जरा बताओ, MS सुब्बलक्ष्मी ये 1995 है, 1998 है, 1996 है, 1997 है। जरा बताओ, MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं? कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती हैं,
है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, उसके लिए जानी जाती, ऐसे भी आप ध्यान रखो, कर्नाटक संगीत के लिए। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1998 में पहली भारतीय महिला थी ऐसी जो संगीत की श्रेणी से आती थी और भारत रत्न ले गई। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में ही चलता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते खेल के मैदान में एक टीम में कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति होती है, जरा बताओ क्या लगाओगे, 4, 6, 7 या फिर 5। हम बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं, बास्केटबॉल का कोर्ट, देखो जो छोटे ग्राउंड होते हैं उनको कोर्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, अब ये जो बास्केटबॉल का कोर्ट है ये कितना आपको देखने को मिलेगा, 28 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, और जो गोल पोस्ट होता है वो 10 फीट ऊंचाई पर होता है, 10 फीट ऊंचा होता है जो गोल पोस्ट होता है। ओके, अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा, 5, 5 पक्की बात है, 5 इज द राइट आंसर। और जो वॉलीबॉल वाला है वो, अगर आप देखोगे जो वॉलीबॉल वाला है वो आपको देखने को मिलेगा कितना, वो वॉलीबॉल वाला आपको मिलेगा 18, 9। ठीक है भाई, 18 मीटर तो ये लंबा और 9 मीटर आपको चौड़ा मिलेगा। और वॉलीबॉल में कितने, 6 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं वहां पे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने सितंबर 2025 में किस देश को मान्यता दे दी, जरा बताओ। फिलिस्तीन है, बलूचिस्तान है, या फिर आप लगाओगे फ्रांसिस्को है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। किस देश को मान्यता दे दी कि हाँ भाई ये एज ए कंट्री है। ठीक है भाई, अब जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, कनाडा भी है, इन सब ने दे दिया फिलिस्तीन को मान्यता। ठीक है भाई, हाँ भाई क्योंकि तुम एक देश हो जाओ। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आपको तो पता ही है भाई, अभी हमास संगठन और इजराइल देश का समझौता हो गया है 2 दिन पहले, और अब हमला करना बंद कर दिया फिलिस्तीन के ऊपर, किसने, इजराइल ने, सेनाएं पीछे हट गई है वहां पर। बोलता है कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र, कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में चलता है, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में होता है, ढोल है, मृदंगम है, संतूर है, शहनाई है। अगर हम देखें, हम कर्नाटक संगीत की बात कर रहे हैं, कर्नाटक संगीत में तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, उसमें यूज होता है मृदंगम। ठीक है भाई, मृदंगम हो गया, जैसे कि घटम हो गया, जैसे कि वायलिन हो गया, है ना भाई, जैसे कि गिटार हो गया, ऐसे वाद्य यंत्र ज्यादा यूज होते हैं, समझ गए, कर्नाटक संगीत में। क्लियर है। अच्छा, मृदंगम क्या होता है, पतली सी लंबी सी ढोलक होती है ऐसे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे होती है पतली सी लंबी सी ढोलक मृदंगम। ठीक है, मृदंगम को ही काट कर, समझ गए, क्लियर हो जाएगा, तबला बनाया था अमीर खुसरो ने। ठीक है भाई, उसने तबला बनाया था अमीर खुसरो ने, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, जरा बताओ किसको मिला है। अगर हम देखें वो कौन सा है, सलमान खान और अल्लू अर्जुन हो जाते हैं, या फिर आप लगाओगे विक्रांत मैसी और अक्षय कुमार हो जाते हैं, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी हो जाते हैं, अजय देवगन और आमिर खान हो जाते हैं, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर 71वें राष्ट्रीय फिल्म, है ना भाई, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में दिए गए हैं, लेकिन ये कौन से ईयर के लिए मिले हैं, 2023 की फिल्मों के लिए मिले हैं, ये ध्यान रखना। कौन सी फिल्मों के लिए, 2023 की फिल्मों के लिए। अब जरा बताओ, वो है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान को कौन सी पिक्चर के लिए, जवान पिक्चर के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, 12th फेल के लिए। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, अभिनेत्री का जरा बताओ किसको मिला है। ठीक है भाई, रानी मुखर्जी, कंगना रनौत, या फिर आप लगाओगे नित्या मेनन, या फिर रश्मिका मंदाना। अगर हम देखें 71 में राष्ट्रीय फिल्म, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें किसको मिला है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे पिक्चर के लिए। ठीक है भाई, कौन सी पिक्चर के लिए मिला है उनको, मिसेस चटर्जी। ठीक है भाई, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे पिक्चर के लिए। ठीक है भाई, अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा। क्या हम रानी मुखर्जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना भाई, रानी मुखर्जी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, जरा बताओ किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। जवान लेकर गई है, या फिर 12th फेल, या फिर बेबी, या फिर आप लगाओगे पार्किंग। कौन सी पिक्चर लेकर गई है ना भाई, शाबाश। ये एक सीक्वेंस में तुम्हारे याद रहने चाहिए, समझ गए, एक साथ याद करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 12th फेल लेकर गई है। ओके, कौन थे हीरो इसमें, विक्रांत मैसी थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन के लिए अवार्ड मिला है,
कौन से डायरेक्टर को मिला है जरा बताओ। अगर हम देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में देख रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या सूरज आज है ना भाई, सूरज आर बड़जात्या है, या फिर आप लगाओगे ऋषभ शेट्टी है, सुदीप्तो सेन है, या फिर आप लगाओगे आशिमा छिब्बर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, वो हो जाएगा इसमें से सुदीप्तो सेन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन सी पिक्चर के लिए, द केरला स्टोरी के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, द केरला स्टोरी के लिए। ये भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इसको। ठीक है, ये तुमसे जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में चिपकाएगा। बोलता है गर्मपंथियों द्वारा उनकी आर्थिक नीति के संबंध में दिया गया मुख्य नारा क्या था, जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो गर्मपंथी है ना भाई, गर्मपंथी यानी कि गरम दल वाले लोग, गरम दल वाले लोग यानी कि अतिवादी लोग। अतिवादी किसको बोलते हैं, गरम दल वालों को। जैसे कि गरम दल में कौन कौन आते थे, जैसे कि लाला लाजपत राय है ना भाई, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ऐसे लोगों को हम किस में काउंट करते हैं, वो हम गरम दल में। तो गरम दल ने आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन सा मुख्य नारा दिया था, है ना भाई, जरा बताओ। वो किस पर जोर देते थे, वो जोर देते थे स्वदेशी पर। समझ गए, वो कहते थे स्वदेशी अपनाओ। समझ गए। देखो पता है क्या हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर में। समझ गए, फिर क्या चला था, स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी, अंग्रेजी की चीजों का बहिष्कार करना। तो ये जो गरम दल वाले लोग थे ये कहते थे कि इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाएंगे हम। लेकिन जो नरम दल वाले लोग थे वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसको बंगाल के क्षेत्र में ही रहने देंगे, सिर्फ बंगाल तक रहने दो। तो आपस में इनमें फूट पड़ने लगी थी वहीं से ही, नरम और गरम दल में। फिर आपको पता ही है कि 1907 में है ना, नरम और गरम दल अलग हो गए थे। फिर 1916 में ये वापस एक साथ हुए। नरम दल में जैसे कि आते कौन, जैसे कि फिरोज शाह मेहता हो गए, दादाभाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, वो नरम दल में आते। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। रबड़ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है। बोलता है केरल है, या फिर पंजाब है, मेघालय, या फिर तमिलनाडु है। अगर हम देखें रबड़ के बारे में जरा बताइए, ये जो रबड़ है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये केरल है, पंजाब है, या फिर आप लगाओगे मेघालय, या फिर आप लगाओगे इसमें से तमिलनाडु है ना। तुमने भी ट्राई किया होगा जब तुम स्कूल में पढ़ते होगे, दूध में क्या मिलाना, जो कच्ची पेंसिल होती है उसके छिलके कि इससे हम रबड़ बनाएंगे। कैसा फुद्दू आइडिया था वो। अगर हम देखें रबड़ कहां पर भाई, पंजाब के अंदर, इसको आप हटा दोगे, पंजाब में नहीं है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है, ज्यादा होता है केरल में। ठीक है भाई, अगर हम भारतीय राज्य की बात करें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा सुविधा का उद्घाटन किसने किया, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें नरेंद्र मोदी, और आप लगाओगे इसमें से अब्दुल लतीफ लोधी, या फिर आप लगाओगे इसमें से द्रौपदी मुर्मू और अब्दुल लतीफ लोधी, या फिर आप लगाओगे एस जयशंकर और अब्दुल लतीफ लोधी, या फिर आप लगाओगे राजनाथ सिंह और फिर से लोधी। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। वो कौन है मोरक्को के अंदर, मोरक्को कहां का देश है, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर आपको मोरक्को पड़ता है। ठीक है, मोरक्को की राजधानी आपको रबात देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें मोरक्को में भारत का पहली विदेशी रक्षा सुविधा का उद्घाटन किया गया है, और वो किसने किया है, राजनाथ सिंह और अब्दुल लतीफ लोधी ने किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा। समझ गए कब किया गया है, ये सितंबर में किया गया है, सितंबर 2025 में किया गया है। क्लियर है, सी नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, है ना भाई, ध्यान रखो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। देखो रक्षा सुविधा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आपको पता है, राजनाथ सिंह है। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी फसल प्रमुख नकदी फसल नहीं थी, जरा बताओ कौन सी नहीं थी, नकदी फसल। अच्छा एक बात बताओ, जो नकदी फसल होती है वो क्या है, कैश क्रॉप के बारे में बात कर रहा है। कैश क्रॉप यानी कि जैसे गन्ना हमारी नकदी फसल है, आप उसको कट करके बाजार में उसको लेकर जाओगे, चाहे उसे आप कांटे पे घेर के आओ, मील पे घेर के आओ, बट उसे घेर के आओगे। ऐसा नहीं है उसे टंकी में भर के घर पे रख सकते हो आप। तुम तो खेत में उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, गिदड़े खा जाएंगे उसे, या तो गिदड़े खा जाएंगे या आदमी ही खत्म कर देंगे कुछ दिन में, या फिर सड़ जाएगा वो। ठीक है भाई, तो आपको उसे बाजार में जाकर बेच के आना होगा, उससे लाभ कमाना होगा। तो जैसे कि गन्ना नकदी फसल हो गई, कपास हो गई, जूट हो गई, लेकिन गेहूं हमारी नकदी फसल में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हटा दोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष सितंबर 2025 में कौन बने हैं, जरा बताओ। अगर हम देखें बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं, बीसीसीआई कब बना है, बीसीसीआई 1928 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है।
ठीक है। और ध्यान रखना ये सरकारी संस्था नहीं है कोई, समझ गए, ये बिल्कुल अलग है सरकार से कोई ये पैसा लेना देना नहीं होता इसका। लेकिन अब सरकार चाह रही है कि बीसीसीआई को अपने अंडर में लाया जाए ताकि थोड़ा बहुत पैसा है, समझ गए। सरकार अब पूरा पूरा इसमें शिकंजा जकड़ना चाह रही है, समझ गए। अगर हम देखें इसमें से बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, वो है मिथुन मनहास, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं, वो है राजीव शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है भाई। और ये किसकी जगह आए हैं मिथुन मनहास, रॉजर बिनी की जगह आए हैं, रॉजर बिनी, ठीक है भाई, रॉजर बिनी थे इनसे पहले अध्यक्ष किसके, बीसीसीआई के, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है, जरा बताओ। राजेंद्र किशोर है, विनोद अग्रवाल है, विजय कुमार है, या फिर शिरीष चंद्र मुर्मू है। ओके, अगर हम देखें आरबीआई को देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं, कब बना है, 1 अप्रैल 1935 को बना था, यानी कि 90 साल पहले बना है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 1934 के एक्ट से बना है, ठीक है। इसके पहले पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ओसबर्न स्मिथ थे, जो 1935 से लेकर 1937 तक रहे थे इस पद पर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कौन बन गए थे, है ना, ओसबर्न स्मिथ तो यहां पर हो गए, फिर बने थे ब्रेंडन टेलर जो रहे हैं वो 1937 से 1943 तक रहे हैं। इसके बाद जो बने हैं वो कौन बने हैं, पहले भारतीय बने यहां पर सीडी देशमुख, क्योंकि शुरू के 2 अंग्रेज थे। सीडी देशमुख 1943 से लेकर 1949 तक पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर रहे। और इनके समय पर ध्यान रखना 1946 में आजादी से पहले नोटबंदी भी हुई थी। ओके, अब बात करते हैं कि आरबीआई के अंदर एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो एक गवर्नर जो है वो कौन है, संजय मल्होत्रा है। और जो 4 डिप्टी गवर्नर में से एक है वो ये है शिरीष चंद्र मुर्मू, जो अभी सितंबर में आए हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, जो अभी सितंबर में आए हैं अगले 3 साल तक के लिए, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ऐसी पूनम गुप्ता बनी थी डिप्टी गवर्नर, है ना भाई, वो कब बनी थी, अप्रैल में बनी थी, अगले 3 साल तक रहेंगी वो। लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लता मंगेशकर जी की बात कर रहे हैं भाव, ठीक है, जरा बताओ ये कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न है, या फिर आप लगाओगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, या फिर आप लगाओगे पद्म विभूषण है, या फिर आप लगाओगे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये कौन सा हो जाएगा, है ना भाई। 2001 में उन्हें मिला है भारत रत्न इज द राइट आंसर, है ना भाई, भारत रत्न इज द राइट आंसर। और अगर आप देखोगे इनका निधन जो हुआ, देखो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है भाई, और इनका निधन हुआ है मुंबई में 2022 में, मुंबई में हुआ, 2022 में हुआ। और 2022 में ही इनके नाम से और इनके पिता के नाम से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देना जाना शुरू हो गया था। पहला वो 2022 में मोदी जी को मिला, 2023 में आशा भोसले जी को मिला, 2024 में अमिताभ बच्चन जी को मिला, और 25 में कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 52 के समान 32 के समान प्रावधान रखता है। देखो ये यूं कह रहा है कि आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है। तो आप, है ना भाई, आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, समान रिट जारी करने के कौन से ध्यान रखोगे आर्टिकल है 32 और 226 इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। शाबाश भाई। बोलता है लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है। चलो ये तो ठीक है लठमार होली, फिर भी जब आप राजस्थान जाओगे तो वहां पे पत्थर मार होली खेली जाती है हेलमेट लगा के जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो कौन सी है लठमार होली, कहां पर होती है, जरा बताओ। शाबाश। तो ये होती है यूपी के अंदर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यूपी में मथुरा के पास, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मथुरा के पास परसाने में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, परसाने में। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, हमारा राइट आंसर है। शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने किसे हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है, जरा बताओ। अगर हम देखें ये एशिया कप की बात कर रहे हैं भाई, एशिया कप आपको पता है ना। अगर हमने देखें पाकिस्तान को अभी हमने एशिया कप में 3 मैच हराए हैं, राइट बात है। और अभी जो फाइनल हुआ था वो 28 सितंबर को हुआ था, और वो कहां पर हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, क्लियर है। दुबई कहां का बड़ा शहर है, यूएई का बड़ा शहर है। और अगर हम देखोगे हमने किसको हरा दिया, पाकिस्तान को, और कितने विकेट से हरा दिया, 5, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 5 विकेट से हराया। और है ना, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे,
प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के कौन रहे हैं जरा बताओ? वो रहे हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने कितने रन बनाए थे? 69 रन बनाए थे। ओके भाई, 69 रन। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? वो अभिषेक शर्मा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना भाई, अभिषेक शर्मा रहे हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और भारत ये कितनी भी बार जीता है एशिया कप पुरुष का? 9th टाइम जीता है। ठीक है भाई, 9वीं बार। बोलता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये किस वर्ष शुरू किया गया था? जरा बताओ, क्या लगाओगे? अगर हम देखें 1973, 70, 85 या फिर 72। देखो ऐसा है, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया था? टाइगर्स को बचाने के लिए शुरू किया गया था। और 1973 1 अप्रैल को यह शुरू हुआ था। राइट बात है। उस समय हमारे पास टाइगर रिजर्व हुआ करते थे केवल 9। प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम की बात कर रहे हैं, है ना भाई, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर हम देखें पल्लव है, चालुक्य है, चोल है, या फिर आप लगाओगे इसमें से पांड्य है, ये कौन सा हो जाएगा? देखो ऐसा था हमारे ना दक्षिण भारत में इस वाले क्षेत्र में पल्लव वंश का बहुत अच्छा शासन रहा था। 565 ईस्वी में सिंह विष्णु ने इस वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? सिंह विष्णु ने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इसी में एक महेंद्र वर्मन प्रथम भी आया था, जो सिंह विष्णु के बाद ही गद्दी पर बैठा। सिंह विष्णु के बाद 600 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था वो। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश इज द राइट आंसर। इनकी राजधानी हुआ करती थी कांची। कांची कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, यहां पर। ठीक है भाई, कांची बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र थी। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? जरा बताओ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ढूंढने हमें। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इसमें से कौन सा हो जाएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? बहुत अच्छे, है ना भाई। क्या आप लगाओगे? एम के स्टालिन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना, के एन नेहरू है, या फिर आप लगाओगे येदुरप्पा, या फिर आप लगाओगे इसमें से पिनराई विजयन? वो कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, पक्की बात है। कांची पे ही हो अभी, जल्दी आंसर करो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन बन गए थे मई 2021 में। समझ गए भाई, 2021 में बन गए थे। और तमिलनाडु को अगर आप देखोगे, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां तटीय इलाका भी है, मैदानी इलाका भी है, ठीक है भाई, और पठारी इलाका भी है। समझ गए? ऐसा राज्य है साउथ में तमिलनाडु। समझ गए? क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया? गोल्फ क्लब भारत का पहला, देखो दुनिया का दूसरा था, भारत का पहला था। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? दुनिया का दूसरा और भारत का पहला गोल्फ क्लब। कौन बच्चा लगाएंगे? बोलता है इसमें से कोलकाता है, शिमला है, या फिर मैसूर है, या फिर गुलमर्ग है। ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें सर, कोलकाता इज द राइट आंसर। 1829 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, 1829 में स्थापना की गई है। क्लियर हो जाएगा। देखो अंग्रेजों ने ज्यादातर चीजें कहां पर बनाई थी? कोलकाता के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी जी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के चीफ का नाम बताएं जिनसे टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया था। जरा बताओ उनका नाम क्या है? आसीन अली है, या फिर आप लगाओगे मोहसिन नकवी है, या फिर आप लगाओगे यूसुफ पठान है, या फिर आप लगाओगे मोहम्मद अफरीदी हैं। ये कौन हो जाएंगे? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, वो हो जाएंगे इसमें से मोहसिन नकवी। देखो ये एसीसी के चेयरमैन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में बना था और कोलंबो में उसका हेडक्वार्टर है। उसके ये क्या है? चेयरमैन है। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान के भी पीसीबी के अध्यक्ष है, यानी कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। और ये पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। अब तुम देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं एक ही बंदे के पास। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। सोचने वाली बात है यार, ये बड़ी जल्दी उछल के गए होंगे, कहते हो अपन ट्रॉफी देंगे, जाके हार गए तो क्या हो गया, है ना, तो जाके वहां बेइज्जती हो गई भाई। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है, और फिर ट्रॉफी लेके चले गए, बोला अब नहीं दूंगा मैं। बोलता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? अगर हम देखें इसमें से बीसीसीआई, ये जरा बताइए, ये 1928, ठीक है भाई, इसकी स्थापना हुई है और ये आपको मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इज राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? ठीक है भाई, जरा बताओ। नील दर्पण, देखो नील आंदोलन हुआ था, है ना, नील आंदोलन। और ये नील आंदोलन जो हुआ था 1859 में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल वाले क्षेत्र में।
इसको इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, पेपर में इंडिगो आंदोलन भी करके बोल देता है। तो ये 1859 में बंगाल में हुआ। उसी के ऊपर ये नील दर्पण लिखा हुआ है, ठीक है। और ये किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। इस आंदोलन में दो बड़े नेता थे, दोनों भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये बात आप ध्यान रखोगे। यहां तक आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं। शाबाश, कर सकते हैं इसमें से। टाटा मोटर्स के किसको घोषित किया गया? शैलेश चंद्र है, विनोद वर्मा है, विनायक सिंह है, या फिर आप लगाओगे राकेश जादौन है। कौन हो जाएगा? बहुत अच्छा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शैलेश चंद्र इज द राइट आंसर। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ। बोलता है भारत ने किस देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीत लिया? ये सैफ का क्या मतलब होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, है ना भाई, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। वो भी कौन सा? अगर आप देखोगे अंडर 17 का। ये खिताब जीत लिया हमने बांग्लादेश को हराकर, है ना भाई, 2025 में। और ये हमारा 7वां खिताब है अब तक का, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया 5 अगस्त 2025 को। वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके? जरा बताओ, क्या वो जम्मू कश्मीर और मेघालय के रह चुके, गोवा और ओडिशा और बिहार के रह चुके, है ना भाई, ए और बी? जरा बताइए इसमें से। देखो, जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया था उस वक्त यही थे वहां के। और जब जम्मू कश्मीर यूटी बना था ना, केंद्र शासित प्रदेश बना था, उस वक्त भी यही थे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वहां के पहले पहले एलजी यही बने थे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रहे थे और एलजी भी रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे, मेघालय के भी रहे, गोवा उड़ीसा बिहार के रहे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन इनका पैतृक संबंध हरियाणा से था। ओके, अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया? चटगांव आज तो बांग्लादेश में पड़ता है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, किसके समय पर? अगर हम देखें, देखो ऐसा था, इंडियन, ध्यान रखोगे, इन्होंने एक आईआरए की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी इन्होंने? ध्यान रखोगे, इंडियन रिवॉल्यूशन आर्मी, है ना भाई। जरा बताओ, आईआरए की स्थापना करी थी सूर्य सेन ने, और अपने साथियों के साथ चटगांव शस्त्रागार पर हमला बोल दिया। हमला बोल दिया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी 12 जनवरी 1934 को। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है, इनको लोग प्यार से मास्टर दा बोलते थे, मास्टर दा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, आ जाओ। इसमें से क्या कहता है? एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 के सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है? आपको क्या लगता है? ऑपरेशन महादेव है, ऑपरेशन सिंदूर है, या फिर ऑक्सियम मिशन 4 है, या फिर आप लगाओगे बी और सी दोनों है? जरा बताइए। अगर हम देखें कौन सी 3 से 12, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 3 से 12 के सिलेबस में, तो ऑपरेशन सिंदूर और एक्सियम मिशन 4, तो बी और सी इज द राइट आंसर। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान पीओके और आजाद कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर बमबारी करी थी। और ऑक्सियम 4 जो है ये नासा का मिशन था, जो कहां पर गया था, है ना, ध्यान रखोगे, अंतरिक्ष में गया था, ठीक है भाई। इसमें 4 लोग थे और उसमें एक हमारे भी थे, शुभांशु शुक्ला, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हिरोशिमा दिवस की बात कर रहे हैं। जरा बताइए, ये जो आपको हिरोशिमा दिवस लगता है, ये कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस ये मनाया जाता है भाई 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा पर यूएसए ने परमाणु बम गिरवाए थे। मतलब किस नाम से गिराया था वो परमाणु बम? लिटिल बॉय के नाम से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लिटिल बॉय के नाम से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त। उसके कुछ ही दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, जो जापान का ही शहर है, उसके ऊपर फिर से, जापान के शहर के ऊपर फिर से यूएसए ने परमाणु बम गिरा दिया, और इस बार फैटमैन के नाम से गिरवाया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फैटमैन के नाम से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 अगस्त वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, परमाणु बम तो गिरा दिए, कौन से विमान से गिराए थे? कौन बच्चा बताएगा? है ना भाई, विमान कौन सा था उसमें, है ना, कौन बच्चा बताएगा? जरा बताओ। बोलता है 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था?
अगर हम देखें, देखो अलाउद्दीन खिलजी, पहले ये देखते हैं खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला है दिल्ली सल्तनत में, राइट बात है। उसमें 1290 में इस वंश की नींव जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी, है ना भाई, जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जान ने। अब अपने चाचा जान की 1296 में हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना भाई, 1296 से अपना शासन संभाल लिया और 1316 तक वो गद्दी पर बैठा रहा और 1320 में ये वंश ही खत्म हो गया था, खिलजी वंश। अब इस बीच में उसने सबसे पहला आक्रमण 1299 में गद्दी पर बैठने के बाद, 1296 में गद्दी पे बैठा, 1299 में गद्दी पे बैठने के बाद पहली बार आक्रमण गुजरात के ऊपर किया था इसने। फिर 1301 में इसका आक्रमण था रणथंबोर के ऊपर, रणथंबोर। फिर उसके बाद 1303 में इसका आक्रमण था चित्तौड़ के ऊपर। ऐसे ही इसका आक्रमण होता रहा और फिर अगर आप देखोगे फिर हुआ है इसका कहां पर, देवगिरी के ऊपर आक्रमण। ठीक है भाई, हालांकि देवगिरी पे 1296 में भी आक्रमण हो गया था, लेकिन वो शासक बनने से पहले किया था। इस बार 1307-8 में फिर से किया, लेकिन खुद नहीं गया, दूसरे वाले में मलिक कफूर को भेजा था अपने सेनापति को आक्रमण करने के लिए। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी कहां पर पड़ता, याद रखोगे, देवगिरी आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जिसका नाम दौलताबाद रख दिया गया था। ओके, क्लियर हो जाएगा। दौलताबाद किसने रखा था इसका नाम, वो रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। खिलजियों के बाद तुगलक ही आए थे। बोलते हैं रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। जरा बताओ क्या लगाओगे भाई, रुद्रदामन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है, वो है गिरनार का। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गिरनार का बोल सकते हो या फिर आप इसे जूनागढ़ अभिलेख बोल सकते हो, गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। रुद्रदामन प्रथम का था ये, और ये किस वंश से जुड़ा हुआ था, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखो, शकों को सीथियन बोला जाता। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। शकों में जो पहला शासक भारत में था वो था मोगा, उसके बाद कौन सा था, नहपान, फिर कौन सा था, ये रुद्रदामन। ठीक है, ये तीन ही पूछे जाते हैं शकों में, हमारे यहां पर ध्यान रखना। बोलता है जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर अरुंधति रॉय व नूरानी सहित कई लेखकों की लिखी हुई कितनी किताबें प्रकाशन पर अगस्त 2025 में बैन कर दिया। जरा बताओ क्या लगाओगे, ये कौन सा है, 10, 20, 25 या फिर 30। कितनी किताब जम्मू कश्मीर में बैन की गई है, क्यों की गई है, ए लगाववाद के कारण। ए लगाववाद, क्योंकि लोगों का क्या है भाई, ये जो किताबें हैं इन किताबों में ए लगाववाद की बातें लिखी हुई हैं, इस वजह से की गई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है 25 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, 25 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। इनमें से एक आजादी बुक भी है अरुंधति रॉय की। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था। और देखो अभी किताबें और बैन होने पे लग रही है, ये पहले चरण में की थी 25। समझ गए। चलो भाई, अगर हम देखें अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन के लिए बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर खोला गया था। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हो, 1781 में, है ना भी, किसके समय पर, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। ठीक है भाई, वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहा था, बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, फिर इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और कब तक रहा था ये इस पद पर, 1774 से लेकर 1785 तक फिर इस पद पर रहा ये, फिर उसके बाद ये चला गया यहां से। बोलते हैं चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन कौन, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें वो कौन है, रमेश चंद्र बाबू प्रज्ञानंद है, या फिर आप लगाओगे अली रेजा फिरोजा, या फिर मैग्नस कार्लसन हो जाते हैं, डी गुकेश हो जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, EWC 2025 की बात कर रहे हैं, है ना भाई, चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप चैंपियन। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन रहे हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जीते हुए हैं। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 के सबसे ज्यादा जीते हुए हैं, किसने जीते हुए हैं, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए हैं। पहला वाला 2009 का इंग्लैंड जीत गई थी, उसके बाद अगर आप देखोगे 2016 का वेस्ट इंडीज जीत गई थी। ठीक है भाई,
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ही जीती है सारे, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 15 अगस्त 2025 को, है ना भाई। देखो 15 अगस्त में जब हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, तो लाल किले के ऊपर झंडा फहराता है कौन? है ना भाई, वो फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ हमने कौन से वे नंबर का बनाया? पक्की बात है 79 इज द राइट आंसर। यस, 79 इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। जनसंख्या घनत्व कितना है जरा बताओ? अगर हम देखें 2011 के हिसाब से हमारा जनसंख्या घनत्व 382, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 382। 1901 में कितना था हमारा? वो था 77, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 1911 में कितना हो गया था? 82। 1921 में कितना हो गया था? 81। देखो एक अंक घट गया था यहां पे। जैसे ही ये एक अंक घट गया, इसीलिए हम इसको ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष बोलते हैं 1921 को। 1931 में कितना हो गया था यहाँ पे? 90। और 1941 में कितना हो गया था? 103। 1951 में कितना हो गया था? 117 हो गया था। 1961 में कितना हो गया था? 142 हो गया था। 1971 में कितना हो गया था? 177 हो गया था, ठीक है भाई। 1981 में कितना हो गया था? 216 हो गया था। फिर 1991 में कितना हो गया था? 274 हो गया था। फिर 2001 में कितना हो गया था? 325 हो गया था। 2011 में कितना हो गया? 382 हो गया था। तो देख रहे हो 1951 तक ठीक चला था, उसके बाद तो धुआं काटते चले गए, समझ गए। उसके बाद आजादी सेलिब्रेशन हुआ इधर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, खींच गए भाई, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, है ना। अटक गया, अब हो गई, अब या चल रही है, ये बताओ पहले। अब तो नहीं हुआ है, ओके चलो आ जाओ भाई इधर। ये है हमारा सारा बायोडाटा इसमें। बोलता है छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस महीने में आती है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई, बहुत अच्छा। अगर हम देखें इसमें से, और अभी अभी बफरिंग हुई थी, अच्छा भैया बफरिंग हुई थी, क्या करें या बफरिंग का भी बताओ यार, है जरा मुझे बता दो, है ना भाई, सही है ना, ओके चलो। बोलते छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस महीने में आती है? जरा बताओ, शाबाश, फटाफट कर सकते हैं। बोलते हैं सर ये कार्तिक महीने में, है ना भाई, कार्तिक महीने। अभी कार्तिक महीने की अमावस्या पर क्या आएगी? वो आ जाएगी दिवाली, समझ गए भाई, दिवाली, क्लियर हो जाएगा, ओके। और अगर आप देखोगे उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगी? छठ पूजा। छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? 4 दिन। पहला दिन कौन सा बोला जाता है? नहाई खाई। दूसरा दिन क्या बोला जाता है? खरना, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं 79 में, है ना, ये जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2025, उसकी थीम बताइए क्या है? नया भारत, उभरता भारत, चमकता भारत, विकसित भारत, क्या हो जाएगी इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। कौन सी लगती है एक थीम आपको इसमें से? अगर हम देखें नया भारत लगता है क्या आपको? है ना, नया भारत ही है, ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, नया भारत इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। अजो भाई नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया? है ना, यानी कि हमारे 79, है ना, स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया 79वां 2025 में। तो अब तक जितने भी स्वतंत्रता दिवस मनाए गए उसमें सबसे लंबा भाषण जरा बताओ किसने दिया है? वो दिया है मोदी जी ने, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और वो कितना है? 103 मिनट का है, समझ गया भाई, 103 मिनट का आपको देखने को मिलेगा, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? भाई टोक्यो पैरालंपिक के बारे में बोल गया वो, ठीक है, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। देखो अगर हम देखें, देखो टोक्यो में ओलंपिक भी हुए थे, पैरालंपिक भी हुए थे, लेकिन ये 2020 वाले हैं दोनों ही, लेकिन ये एक साल लेट हुए थे कोविड की वजह से 2021 में। तो हम पैरा वाले की बात करते हैं। पैरा वाले में 96 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 207 पदक चाइना लेकर आया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, चाइना लेकर आया था। ऐसे आप ध्यान रखो, हम कितने लाए थे? 5 + 8 + 6, टोटल हम लाए थे 19, समझ गए भाई, हम कितने लाए थे? 19। और हमारी पोजीशन कितने नंबर पर रही थी? 24। अगर हम ये हमारे गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। अगर हम 2024 वाला पैरा ओलंपिक देखें, वहां पर 7 + 9 + 13, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, हमारे 29 आए और हमारी पोजीशन रही थी 18, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य के तत्कालीन राज्यपाल एल गणेशन का निधन 15 अगस्त 2025 को हो गया? जरा बताओ। 16वें गवर्नर थे वो, वहां के 16वें गवर्नर थे नागालैंड के, ठीक है भाई, कहां के? नागालैंड के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये,
ओके, नागालैंड का गठन कब हुआ है? ये हुआ है 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड इज द राइट आंसर। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली कौन सी है? हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे सबसे पुरानी लेखन शैली आपको कौन सी लगती है? जरा बताओ। जो 2700 पीसी, यानी कि ध्यान रखोगे जीरो से भी इतने साल पुरानी है, 2700 साल पुरानी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंधु लिपि इज द राइट आंसर। सिंधु लिपि इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? नारी अदालत किस लिए? ताकि नारियों के जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो वहीं के वहीं निपटाए जा सके, आगे ना बढ़े। ओके भाई, अगर हम देखें नारी अदालत, जरा बताओ क्या लगाओगे? नारी अदालत। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम इज द राइट आंसर। वो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 से इसे फुल स्टेट की पावर दी गई थी, पूर्ण राज्य का दर्जा। यहां पर 32 आपको विधानसभा की सीट मिलेंगी, 32 में से 31 सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जीत गई थी और सीएम कौन बन गए थे? प्रेम सिंह तमांग, प्यार से हम उन्हें गोले बुलाते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। यानी कि श्रीलंका का कोई ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करता है। ठीक है भाई, जरा बताओ कौन सा है? तो वो कौन सा लगाओगे? दिव्यदान, दीपवंश, या फिर आप लगाओगे अशोकवदान, या फिर आप लगाओगे परिशिष्ट वर्मन। मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। ठीक है भाई, और हमारा राइट आंसर है दीपवंश, उसके बारे में अच्छे से बताता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। बोलता है भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमान गिराए जाने की जानकारी एक कार्यक्रम में दी? जरा बताओ। हमारे जो एयरफोर्स चीफ है वो कौन है? वो हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अमरप्रीत सिंह है। जरा बताओ क्या लगाओगे? हमने कितने विमान उनके गिराए? 4, 5, 6, या फिर आप लगाओगे 7? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 नहीं भाई, 6 होगा। 6 इज द राइट आंसर। ओके भाई, 6 इज द राइट आंसर। और बहुत सारे हमने उनके जो एयरफोर्स एयरबेस थे उनमें भी कुएं बना दिए थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो स्टंपिंग है वो आपको किससे लगता है? अगर हम देखें वो कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट है, बेसबॉल है, या फिर टेनिस है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बास्केटबॉल है। अगर हम देखें जो स्टंपिंग है वो तो क्रिकेट से संबंधित है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर ये। नेक्स्ट आ जाओ। थाईलैंड और किस देश के बीच सीमा विवाद युद्ध विराम पर सहमति बन गई? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अभी क्या हुआ था जुलाई के समय पर, समझ गए? जुलाई अगस्त के समय पर लड़ाई बच गई दो देशों में और पता भी नहीं चली, समझ गए? वो किसमें? कंबोडिया, समझ कंबोडिया और थाईलैंड में बच गई आपस में, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर है अब उन दोनों में हो गया युद्ध विराम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। कंबोडिया की राजधानी है नामपे। ओके, अति लवणीय लैगून है ना, जरा बताइए इनमें लवण को मापा जाता है, मतलब इनकी माप क्या है? देखो, अति लवणीय मतलब बहुत ज्यादा नमकीन पानी है उनके अंदर। लैगून क्या होते हैं? जैसे मान के चलो ये समुद्र की तटरेखा है और ये पानी जमीन पे अंदर की तरफ को आ गया, लेकिन वो मुख्य धारा से आगे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लैगून झील। ठीक है भाई, तो अगर इनमें नमक बहुत ज्यादा है तो उनको बोलते हैं अति लवणीय लैगून। तो इनमें आपको माप 100 से अधिक देखने को मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बोलता है इसमें से महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम महिला यूरो कप की बात कर रहे हैं भाई। महिला यूरो कप किसने जीत लिया? स्पेन को हराकर। जरा बताओ, स्पेन को हराकर। तो हमारा राइट, ये हुआ कहां है? स्विट्जरलैंड में हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। और हमारा राइट आंसर है इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया। ठीक है भाई, इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया। कैसे काम चलेगा? वो क्या पूछ रहा है? यूरो कप के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, अगर हम देखें जो फुटबॉल मैच है वो होता है 45 मिनट के 2 सेशन, 90 मिनट तक गेम जाता है। अगर मैच फंस रहा है तो आप 2 बार 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। और ये जो 45 मिनट के सेशन लग रहे हैं ना, ध्यान रखोगे, इसमें बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी होता है ना भाई, 15 मिनट का ब्रेक भी होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश देता है?
देखो भाई ये कौन सा है, सारे ही आर्टिकल किसके हैं, ये डीपीएसपी के हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल है। तो इसमें से जो आप देख रहे हो आर्टिकल 50 ये कहता है कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होकर काम करेंगे, तभी तो सबको समान न्याय मिलेगा। अगर कार्यपालिका यानी कि ये जो नेताजी लोग हैं जजेस से मिलने लगे तो फिर क्या न्याय मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कोरापुट जिले में, है ना, पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से आपको किस खनिज का भंडार लगता है, जरा बताओ। हम कोरापुट जिले की बात कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। क्या लोहा इसका है, तांबा का है, किसका हो जाएगा इसमें से, शाबाश भाई, बहुत अच्छा, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, एक इसमें से बॉक्साइट, पक्की बात है, बॉक्साइट वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई, बॉक्साइट इज द राइट आंसर। एक बात बताओ, जो बॉक्साइट है वो किसका है, इसका एल्यूमिनियम का है ना भाई, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट भी उसी का ही है, ओके भाई, ध्यान रखोगे, एल्यूमिनियम का ही, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मिस यूनिवर्स 2024 विजेता का नाम क्या है। क्या आपको लगती है रिया सिंघा लगती है, या फिर आप लगाओगे विक्टोरिया केजर है, या फिर आप लगाओगे शेनियस पालिसियोस है, या फिर आप लगाओगे चिदिम्मा अदेशिना है, ये कौन हो जाएंगी जरा बताओ। बहुत अच्छे, हम कर रहे हैं किसकी, सर विक्टोरिया केजर इज द राइट आंसर। कौन से देश से आती हैं, डेनमार्क से आती हैं। हम मिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मिस यूनिवर्स की। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। हमारे देश से सुष्मिता सेन भी रही थी मिस यूनिवर्स, है ना, लारा दत्ता भी रही थी, और कौन रही थी, हरनाथ संधू भी रही थी, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, साल 2000 में लारा दत्ता बनी थी, और 2021 में हरनाथ संधू बनी थी। बोलता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपको कहां पर लगता है, दिल्ली, अमेठी, चेन्नई या फिर देहरादून, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, पेट्रोलियम संस्थान ढूंढ रहे हैं, है ना भाई, ये तो देहरादून है। वन अनुसंधान संस्थान भी वहीं पर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई, ये भी। और केंद्रीय भवन निर्माण सामग्री अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ठीक है भाई, रुड़की में है वो, उत्तराखंड में। बोलता है G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ। भाई 2024 वाला जो G20 हुआ था वो किस देश में हुआ, जरा बताओ। सर वो हुआ था ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। और अब कहां होगा अगला वाला 2025 वाला, ये होगा अभी साउथ अफ्रीका में। और 2026 वाला होगा यूएसए में। 2023 वाला हुआ है भारत में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत में। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 7 मार्च 2024 को, है ना, कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बन गया। नाटो का कौन सा बन गया था जरा बताओ, है ना भाई। अगर हम देखें 2023 में नाटो का सदस्य देश बन गया था फिनलैंड, और स्वीडन बन गया था 2024 में जाके। स्वीडन 32वां और फिनलैंड 31वां बना था। और अगर आप देखोगे जो नाटो है, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना है, 4 अप्रैल को बना है, 4 अप्रैल 1949 को बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यह है ब्रुसेल्स के अंदर, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी नाटो के अंदर एकमात्र मुस्लिम देश कौन सा है, तुर्की है, ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, एकमात्र मुस्लिम देश, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा बना, 32वां, वो स्वीडन बना। बोलता है 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है भाई, और ये मुझे आप होमवर्क के थ्रू बता दोगे कमेंट बॉक्स में। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा आपको इस वाली क्लास में कल, ठीक है। आज इतनी चीजें करी, हम लगभग इसमें 100 के आसपास तक अपना क्वेश्चन करते हैं फटाफट मोड में, ताकि टाइम भी कम लगे और आपके पास कंटेंट ज्यादा पहुंचे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आपकी 5 बजे यूपी पुलिस वाली क्लास चल रही है, उसमें सब्जेक्टिव चीजें चल रही है, और 3 बजे के आसपास आपकी यूपीएसआई क्लास आ जाती है। और रेलवे की अभी 10 बजे चल रही है, लेकिन इसको मैं कोशिश करूंगा कि दिन में कुछ लंबी लंबी क्लास रेलवे की लगाऊं, ठीक है भाई, तो वो आपकी सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, ठीक है भाई। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।